हमारे YouTube चैनल पर और आप सभी देख रहे हैं आचार्य योग। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक पर हमारा बहुत देर से मंथन चल रहा था और उस मंथन में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या किसी देश के आंतरिक मामले भी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ वेरी करते हैं और क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसी देश के आंतरिक मामलों को वेरिएशन करवा पाती है। जी हाँ, ये सच है। जानने के लिए तो ये बड़ा कटु अनुभव है कि सभी कंट्रीज रिपब्लिक हैं जो वो स्वायत्त हैं अपने निर्णय लेने के लिए, सोवरेनिटी है जहाँ पर उनकी एकता, अखंडता और संप्रभुता उनके अपने हाथों में है, परंतु ऐसा केवल कहने मात्र के लिए है। इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस से ही अंतरराष्ट्रीय जो संघ है या जो सीधा कह सकते हैं यूएस, रशिया जो सुपर पावर्स हैं, वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करके ही किसी देश को अपने वश में कर पाती है। ये भी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। आप अगर सीधे हमला करेंगे किसी देश पर तो वो देखा जाएगा, चोरी होना, कोई डकैती होना, कोई लूटपाट होना, घर में भी ये दिखने में है, कैमरास में दिखता है कि चोरी हुई, नुकसान हो रहा है। और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर इतने लाखों रुपए तक के हो सकते हैं कि आपके जैसे सेफ के अंदर जहाँ पे आपने सारी नकदी रख रखी है उसके अंदर दीमक लग जाए, आपने सारा नकद जो रखा है सारे नोट दीमक चाट जाए। कोई हमला नहीं हुआ, कोई चोर घर से कुछ लेकर भागा नहीं, कैमरे ने कोई अलार्म नहीं बजाया, मगर आपका तो सफाया हो गया। किसी देश को खोखला करने के लिए अंदर ही अंदर उसमें दीमक डाल के उसको अंदर से खोखला करने का जो प्लान रहता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा कामयाब प्लान है। भारत जब 1962 में चीन से युद्ध में हार भी गया, भारत ने बहुत कहा हम ये सब वापस लेंगे, हम ये करेंगे। अब चीन की तो भैया मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी थी कि वो हर रोज ही सपना, रात को सो के उठता था, सुबह कहता ये इलाका मेरा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। और वो ये नहीं कहता था ये हमारा स्वप्न है कि ये यहाँ पे आए, वो कहता था बस आज सोच लिया, कल सुबह ले लिया जाए। अरुणाचल हमारा है, सिक्किम हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। अब उसने इन गतिविधियों को यूएन की पॉलिटिक्स के कारण उसने इनडायरेक्ट वे ढूंढा। सबसे पहली उसने जो कार्यवाही भारत के ऊपर की वो था नक्सलवादी मूवमेंट को बैक फंड देना। एक छोटे से क्लैश था किसानों और उनके जो फंड प्रोवाइडर थे, जमींदार थे, परंतु उन्होंने इसको माओइस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। हमारे देश के गरीब और अल्पसंख्यक जो वर्ग था उसको उन्होंने सर्वहारा घोषित करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि उनको पता ही नहीं था, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि भारत के लोग जाने कि हम कम्युनिस्ट हैं या क्या हैं, परंतु उनको बैक फंड्स आए। उनको बोला गया कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण होता रहेगा, शोषण के खिलाफ आपको उठना है। सचिन सान्याल और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो उठ करके सामने आए, लोगों को मोटिवेट किया और उन्होंने न केवल अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि हम गर्दनें काट देंगे और उन्होंने जमींदारों की और भी लैंड ओनर्स की गर्दनें काट के उनके घर के बाहर डाल दिया। और ये मूवमेंट आग की तरह फैली और दीमक की तरह अंदर ही अंदर। ये कोई बाहरी एग्रेशन नहीं था कि हम आर्मी भेजें, समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है। किसान है, हम उनके ऊपर कोई आंदोलन करें तो विदेशी किसानों को मारेंगे। अब ये ऐसा था, देवर इन डिस्गाइज चाइनीज आर्मी, जो कि बाहरी रूप जिनका भारतीय। अब पैसा वहां से आ रहा था, गन्स वहां से आ रही थी, हमले के अटैक के प्लान्स वहां से बन रहे थे और इस अटैक के विरोध में भारत कुछ नहीं कर सकता था। और इसने भारत को अंदर ही अंदर पिछले 50 साल में इतना खोखला किया, इतना दीमक की तरह चाटा कि बहुत नुकसान हुआ। ये एक मुद्दा है। भारत की करीब करीब 13 राज्य इससे दुष्प्रभावित थे, प्रमुख राज्य।
यहाँ तक कि महाराष्ट्र, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया, जिसमें है बॉम्बे, महाराष्ट्र भी इससे बहुत पीछे था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी तो है ही है, ईस्टर्न वेस्टर्न ऑल यूपी को बहुत कैप्चर किया इन्होंने। यहाँ तक कि फैलते फैलते आ गए राजस्थान और कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों तक फैल गई और इतनी बुरी तरह फैली कि रोज सीआरपीएफ के कभी व्यक्ति इतने मारे जाएं, कभी माओवादी मारे जाएं। मर तो हमारे देश के लोग रहे थे और विदेशी शक्तियों का क्या लग रहा था, मामूली सा पैसा, मात्र 500 रुपये प्रति व्यक्ति, 300 रुपये प्रति व्यक्ति, 200 रुपये प्रति व्यक्ति। इससे ज्यादा तो उनको अपने चीन के सैनिकों को वेतन देना पड़ता। गरीब लोग 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना आ रहा, उसी में काम करने के लिए तैयार। और बहुत बड़ा लाभ हुआ चीन का इसको। उनको लगता था इसका कोई कंट्रोल हो नहीं पाएगा इंडिया से, इंडिया विल शट डाउन लाइक अ बुलशिट मार्केट। मगर भारत ने बहुत अच्छे फैसले लिए, इस चीज़ को काफ़ी कंट्रोल किया, लोगों के साथ मीटिंग रखी, उनके साथ बातचीत की, कई बातें उनकी मानी गई, मगर धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया। अब ये माओवादी जो तंत्र है, ये 90% तक ध्वस्त होने के बाद भी वहाँ के आकाओं द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं, तो ये बिना कारण, चाहे कोई आज डिस्प्यूट नहीं है, कोई फार्मर्स का, कोई ज़मींदार से कोई आज डिस्प्यूट नहीं है, मगर उनको अब उनके डिस्प्यूट न्यूली क्रिएटेड है। हमको हमारी पावर दी जाए, हमारे यहाँ से कुछ नहीं लिया जाए, हम यहाँ से माइनिंग नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर माइनिंग करके कोई उसका दुष्प्रयोग कर रहा है, कोई वहाँ पे माफिया है, उसके लिए इसको बात करें, दैट्स अ जेन्युइन, बट वो गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए भी तैयार नहीं है और उनकी बेबुनियाद भी कई क्वेश्चंस हैं। यदि उनको कहा जाए आप माइनिंग कीजिए, आप इसके मालिक बनिए, आप देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कीजिए, तो पार्टिसिपेट करने के नाम पे भी उनको पीछे से ऑर्डर आएगा कि ऐसा नहीं करना है। तो कुछ एक 5-10% को छोड़ के भारत ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, कई स्टेट्स को इससे मुक्त कर लिया गया है। परंतु ऐसी दीमकें बहुत सारी ऊपर से दीमक चाट रही थी, कश्मीर में अलगाववादी, ये भी प्लान्ड बाय चाइना, प्लांटेड बाय पाकिस्तान ऑन द नेम ऑफ पाकिस्तान, ताकि इसका ब्लेम पाकिस्तान पर आता रहे। पाकिस्तान के पास खुद के पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, वो इतने बड़े प्लान्स कैसे करेगा जिसमें फंड्स लगने हैं। फंड्स वर इन्वॉल्व्ड, फंड्स वर बीइंग प्रोवाइडेड बाय चाइना, समटाइम्स रशिया टू, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इट्स आंसर इज अमेरिका टू। यार ये क्या बात हुई, हमारे साथ तो उनकी बहुत अच्छी मित्रता है भैया। पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। वक्त के साथ साथ भारत की धुरी अगर एकदम से बढ़े तो उनकी पावर्स बहुत वीक होती हैं। भारत की सबसे बड़ी पावर आज की तारीख में, जिसके लिए देश हम पर हंसते थे बहुत सारे देश, अरे आबादी देखो कितनी है, यहाँ के लोग तो बच्चे पैदा करते रहते हैं। मगर आज भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भारत की आबादी है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस हु आर प्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन, और खासतौर पर मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने खूब मेहनत लगा के खूब बच्चे पैदा किए। क्योंकि आज हर मार्केट हमारे इंडिया के आगे आके फेल हो जाती है, हर मार्केट स्ट्रेटजी जो उनको तोड़ने के लिए बनाई जाती है, केवल कंज्यूमर पावर के आगे आके फेल हो रही है। डंपिंग, चाइना ने खूब डंपिंग की इंडिया में, और कोई कंट्री होती तो टुकड़े टुकड़े हो जाती वहाँ की इंडस्ट्री। और यहाँ पे कंज्यूमर्स इतने हैं कि वो इतना माल डंप करते थे, मगर यहाँ पर सब गायब, सब खा पी के चट, उसके बाद भी एक डिमांड खड़ी रहती थी। तो ये जो अमेरिकन फॉर्मूला था डंपिंग एंड डाउन साइजिंग का, वो इंडिया में फेल है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। आज हमारे यहाँ की कोई भी गेम एक इंटरनेशनल इवेंट बन जाती है, क्यों? क्योंकि हमको वर्ल्ड के किसी देखने वाले की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट वर्ल्ड कप को 730 मिलियन पीपल्स ने देखा। आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका का टॉप रेटेड जो भी शो है या कुछ भी है, उसकी टॉप वैल्यू 112 मिलियन, 115, 18 मिलियन, दैट्स इट।
उनसे 7 गुना कंज्यूमर्स हम पर ज़्यादा हैं। एक छोटी सी चीज़ बहुत गुना होकर के बहुत गुना मुनाफा और कमाई देती है यहाँ पे। अब हर प्रोड्यूसर, हर सेलर इंडिया के मार्केट को देख रहा है, यार बेस्ट मार्केट है, नेवर डाइंग मार्केट है। चाइना की मार्केट क्यों नहीं अच्छी है? वो तो दूसरे नंबर पे आ गया। अब चाइना की मार्केट इसलिए अच्छी नहीं है बिकॉज द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली, और गवर्नमेंट के अलावा कहीं पे भी फंड्स भी अवेलेबल नहीं है। ऑल पीपल आर लिविंग वेरी बिलो a very touching line. They have no individuality to think on what to do and what not to do. They have been placed by a chip in the brain that orders of the government are the final orders. हमारे यहाँ जैसी आज़ादी नहीं थी, अपनी मनमर्जी से चैनल देखना, अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोलना, अपनी ये जो इतनी स्वतंत्रताओं के साथ ये देश चल रहा है। किसी समय कहा जाता था कि इतने जो फंडामेंटल राइट्स दे दिए ये देश चल नहीं पाया, हमने चला कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो हमारे को सपोर्ट कर रही है। मैं मानता हूँ मुसलमान भाइयों की कृपा है, अल्लाह भी हमारे ही साथ है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो है नहीं, वहाँ पे तो बहुत बुरे हाल हैं। पाकिस्तान की नफरत हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। कहते हैं यदि आप किसी की निंदा करते रहते हैं तो आपके पुण्य, जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसको ट्रांसफर होते हैं। तो पाकिस्तान के सारे जो पुण्य हैं वो भारत ले रहा है, हमको उनकी निंदा करने की ज़रूरत नहीं, हम उन्हें अपनी निंदा करनी बंद कर दी है। भगवान आपको और नफरत दें, ऐसे ही जिए चाहे आप, मगर जल्दी सुधरिए क्योंकि देश विश्व के कल्याण के लिए। तो दूसरी दीमक जो हमारे को चाट रही थी दैट वाज द कश्मीर इशू। नक्सलाइट प्रॉब्लम के अलावा इंडिविजुअली हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक अलग तरह की आग में जला के रखा। दैट वाज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय चाइना टू। There were Ulfa, there were ASU, there were Mokoko, कितने सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, SCN, जिन्होंने कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग एंगल से, किसी को किसी से परवाह नहीं थी, वो अपने अपने मुद्दे थे, इतने छोटे मुद्दे। हर कोई अपने, कोई नागालैंड के लिए लड़ रहा है, कोई मणिपुर के लिए लड़ रहा है, कोई असम के लिए फाइट कर रहा है, कोई अरुणाचल के लिए फाइट कर रहा है। हर जगह एक नई सी दीमक, और ऐसा लग नहीं रहा था कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। आइए दक्षिण भारत, उत्तर भारतीय लोगों और दक्षिण भारतीय लोगों में एक द्रविडियन आर्यन रिफ्ट। हिस्ट्री की किताबों से नए ही मुद्दे उठा के नई चीज डाल दी गई। अरे भारत के सारे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे विख्यात मंदिर केवल दक्षिण भारत में, जो पद्धति वहां पे वो कहीं नहीं है, और सबको बड़े समान अधिकार, बड़ा सम्मान, बहुत कुछ प्राप्त है। अचानक से EMS नंबूद्रीपाल, उनके माइंड में डाल दिया गया कि भैया हम तो द्रविडियंस हैं, हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, और ये नॉर्थ इंडियंस हैं, हमको ये आर्यंस हैं, इनकी रेस ने हमारे पर मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार आक्रमण किया था, इन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमारे देवी शिवा हैं, इन्होंने विष्णु को खोल दिया, ये है वो है। आई डोंट नो कि उन्होंने कभी कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं। अब बात है जब स्क्रिप्चर्स में आएगा कि शिव और विष्णु एक हैं, नारायण और विष्णु एक हैं, तो ये लेटर एडेड थिंग्स हैं, ये कन्विक्शन है, ये माइंड को चेंज करने के लिए बनाया गया है। तो आपके सारे फैक्ट्स हैं, आपके लिखे हुए ग्रंथ तो सीधा आदि ब्रह्मा ने लिख के आपको दिए हैं कि भैया ये आर्यन है, जो मॉर्टिमर व्हीलर भगवान है उसका लिखा हुआ तथ्य है, और बाकी जो शास्त्रों और पुराणों में लिखा वो सब बेकार है। चलिए इस बात को भी आपके अभी तर्क संगत ले लेते हैं। अब प्रश्न आया ये कि ये एक ऐसी दीमक थी जिसने दक्षिण भारत को इंडिया से थोड़ा दूरी पर ले गया। ऐसा लगने लगा कि दक्षिण भारत हमारे सुदूर दक्षिण में ही है, वो बहुत ज़्यादा दूर सा लगने लगा, कट रहा था हमारे से, और अंदर ही अंदर एक नफरत की दीमक इसको चाट रही। अब आ जाइए महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की डिवीजन के नाम पे ऐसा झगड़ा, गुजरातियों को निकालो, महाराष्ट्रियंस को निकालो, मराठी बोलने वालों ने पूरा हम मराठवाड़ा के हैं, हम मराठी बोलने वाले हैं। अरे भैया हैं तो इसी देश के, देश प्रथम पर मिट्टी डलती गई, राष्ट्र प्रथम पीछे छूट गया
स्टेट प्रथम हो गई, राज्य की भाषा प्रथम हो गई, राष्ट्र के प्रति समानता का भाव, राष्ट्र के प्रति उपासना का भाव ये जाता था। मैं बड़े दिल से सम्मान करता हूँ वो मराठी बोलने वाले हमारे भाई हैं, उन सभी का, उनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। परंतु बाला साहेब ठाकरे ने जब आवाज़ उठाई, उनके हितों के लिए उठाई, तो वहाँ तक तो ठीक है, परंतु जहाँ पर राष्ट्र हित को भी पीछे छोड़ करके एक भाषा का हित और एक स्टेट के लोगों का हित सर्वोपरि हो जाए और बाकी सभी जो हैं वो राष्ट्र के लोग वहाँ राष्ट्रवादी नहीं दिखे, तो बहुत 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 भयंकर तूफान सा खड़ा हो जाता है। अब जिन लोगों ने आपके साथ अत्याचार नहीं किए, परंतु दक्षिण भारतीय इसलिए उनको निकाला जाएगा क्योंकि उनके मालिकों ने हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी से निकाला। दर्द दे के दर्द का एहसास समझाना ये तो थोड़ा सा टेररिज्म ही है। मैं मानता हूँ कि नफरत की छोटी सी चिंगारी बाद में बहुत बड़ी आग बन सकती है, मगर थैंक्स टू बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने राष्ट्र को प्रथम रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अयोध्या को नहीं मानते, हम रामकृष्ण को नहीं मानते, हम केवल छत्रपति शिवाजी को ही मानेंगे। अरे शिवाजी खुद राम और कृष्ण को मानते। उन्होंने राष्ट्र को कहीं ना कहीं जोड़ने की बातें कही और सबको एक समान लाने की बातें कही। दैट वाज अ गुड पॉइंट। परंतु कहीं ना कहीं उनके द्वारा कही हुई कुछ सुलगती हुई बातें आज मन से और उनके और शिवसेना के अनुयायियों के मन में है। पॉजिटिव्स तो लिए नहीं उन्होंने, उनके नेगेटिव्स के बेस पे वो उसी विचारधारा, कभी ब्लॉकेज लगा दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। त्रास देना हर बार उचित नहीं है। जो उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता और बाद में बेवकूफ़ लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों में से नेगेटिव उठा के प्रचार करेंगे, उनकी भी अवहेलना है। ये एक और सुलगती आग सी बन गई, यार इनसे कुछ बोलना नहीं है। फिर और उत्तर में आए तो पंजाब में अच्छा भला पंजाब डिमांड कर रहा था कि पंजाबी बोलने वाला सूबा होना चाहिए, बिकॉज पहली डिमांड नहीं थी इनकी। पहले तो आंध्र प्रदेश और मद्रास यानी कि तमिलनाडु में डिवीजन हुई ऑन द बेसिस ऑफ 1953 में सरपट्टा सिरमलू, जिन्होंने अपना सेल्फ इमोलेशन किया कि हमारा देश जो है, हमारा एक राष्ट्र जो है वो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट अलग निकाली जाए। पंजाब ने भी कहा जब एक बन गया तो हमको भी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट दी जाए। अब पंजाबी बोलने वाले लोग बहुत कम थे, मैक्सिमम लाहौर और वेस्टर्न पाकिस्तान में चले गए थे। बहुत बड़ा एरिया जो पंजाबी स्पीकिंग था, that had gone into that part of the world in the western Pakistan. अब यहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग पर्सन्स, स्टेट तो पंजाब थी परंतु एरिया बहुत बड़ा था। अम्बाला से थोड़ा डाउनवर्ड राजस्थान की भाषा और हिंदी भाषा का वर्चस्व अधिक था। हिमाचल में भी हिंदी भाषा का वर्चस्व अधिक था। जम्मू के भी कुछ इलाकों में हिंदी भाषा का वर्चस्व बहुत अधिक था। डोगरी भी थी, हिंदी भी थी, पंजाबी भी थी, परंतु शुद्ध पंजाबी वाला जो एरिया था दैट वाज माचा, दोआबा। ये जो एरिया था, इसके अलावा कुछ मालवा बेल्ट, मगर वहाँ की भी पंजाबी ऐसी शुद्ध नहीं है। जितनी टकसाली बोली माझे की बेल्ट में है वैसी पंजाबी नहीं है कहीं और। ये बड़ा छोटा सा एरिया है माझा। मैक्सिमम वो जो टकसाली बोली बोलने वाला एरिया वो लाहौर, मुल्तान, इधर पाकिस्तान की साइड पे चला गया, फैसलाबाद, रावलपिंडी। हालांकि लैंग्वेज में थोड़े थोड़े डिफरेंस थे। तो इनकी डिमांड थी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट हो, पंजाब है तो पंजाबी बोलने वाली स्टेट बनेगी। ओके, लैंग्वेज बेसिस पे बड़ा तूफान खड़ा हुआ और फाइनली ऑन द 1 नवंबर 1966 पंजाब, एक पंजाबी बोलने वाली स्पीकिंग स्टेट क्रिएट की गई। उसमें से एक न्यू स्टेट बाहर निकाली, हिंदी स्पीकिंग हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। तो क्या हुआ, पंजाब और पंजाबी स्पीकिंग स्टेट का एरिया लेना है तो हिंदी स्पीकिंग वाला एरिया उससे निकाल दिया गया। तो पंजाब बहुत छोटी स्टेट है, which was the largest presidency at the time of British Crown. It remained a very small
स्टेट ऑफ मेगर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द एरिया। हम उन छोटी स्टेट्स की लिस्ट में पहुंच गए जहां पर अब कुछ खास नहीं है। मात्र 13 एमपीज की स्टेट है और 117 एमएलए। इतना बड़ा कोई स्टेट का वर्चस्व नहीं है, काउंटर से नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स में। हमारा एरिया गोवा से कुछ और छोटी छोटी स्टेट से बड़ा है, बाकी किसी भी एवरेज स्टेट से हमारा एरिया छोटा होता है। ठीक है, अब दिक्कत आई कि पंजाबी सूबा मांगने तक सब प्रॉब्लम सॉल्व रही। अब एक अंबाला नहीं मिला, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दी गई, चंडीगढ़ हमारा है। भाखड़ा की बत्ती पे सिर्फ हमारा अधिकार है, नदियों का पानी सिर्फ हमारा है। ये जो सिर्फ वर्ड ऐड हुआ, हमको चाहिए कि हमारे को पंजाबी स्पीकिंग स्टेट दी जाए, मगर हमारे रिसोर्सेज स्टेट में से बाहर जो हिंदी बोल रहे हैं सब निकाल दो। हमको हमारा एरिया भी नहीं घटाया जाए। हमसे क्यों छीना एरिया? उनको लोग कहीं और जाएंगे, वो हिंदी बोलते हैं, दिल्ली जाके रहो, वो उनको कहीं भेजो। एरिया सारा हमारे पास हो और रिसोर्सेज सारे हमारे पास हो, जिनको निकाला जाए उनको कुछ भी ना दिया जाए। तो ऐसी बेबुनियाद सी डिमांड्स थी कुछ जो डिवोट करने वाले लोग थे। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था दैट वाज एक्शन बीइंग टेकन। ठीक है, अगर मेरा ख्याल है कि अगर इनको चंडीगढ़ यूटी ना बना के चंडीगढ़ भी दे देता, अम्बाला भी दे देता था, तो फिर ये कहते कि हमको पानीपत भी चाहिए। पानीपत की लड़ाई यहाँ पे हुई थी, हमारे लोग लड़े थे, पानीपत तो हमको चाहिए, पानीपत भी देते हुए सोनीपत मांगते, सोनीपत भी देते हुए कहते दिल्ली भी चाहिए। तो इनकी डिमांड्स तो एवरलास्टिंग बेवकूफ़ी से भरी हुई ही रहती है। ठीक है, आउट ऑफ 60 पॉइंट्स आपको अगर 58 या 57 मिल गए हैं तो आप रोना शुरू कर देंगे। तो उस बच्चे जैसी आदत होगी जो 10 खिलौने डिमांड कर रहा है, आपने उसको 9 ला दिए, तो वो एक नहीं लाए, वो बाकी 9 के 9 उठा के कचरे में फेंक दे कि मेरा वो खिलौना नहीं लाया इसलिए मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तोड़ दूंगा सभी। तो 1966 में पंजाबी सूबा बना। पंजाब और पेप्सू स्टेट्स को बाद में मिला करके पूरा पंजाब हुआ। पटियाला एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पटियाला स्टेट यूनियन जो था पेप्सू, ये भी भारत की तरफ से पंजाब में मिलाया गया। उसका भी कोई सुख नहीं है। ठीक है कि हमको ये भी एरिया मिला, तो हमारा ही था, ये है वो है। अब नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, एक नया वर्ड ऐड हुआ, खालिस्तान। आपको खालिस्तान बनाना चाहिए, आपको स्टेट मांग ही क्यों रहे? आप अपनी कंट्री क्यों डिमांड नहीं कर रहे हो? आपका क्या दिमाग खराब हुआ? भारत के तलवे क्यों चाट रहे हो कि हमको ये शहर दे दो, वो शहर दो, छीन लो? ऐसी वृत्ति पंजाब के सिखों में थी नहीं। They were very patriot, they were very self-reluctant and committing nothing harmful to the nation and the society. ना तो देश के लिए, ना ही सोसाइटी के लिए, ना ही किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी कुछ बुरा ना करने की भावना वाले लोग। हर किसी को भूखे को खाना खिलाने वाले लोग, हर किसी को खिलाने के बाद भी हाथ जोड़ने वाले लोग। उनके मन में ऐसी नफरत डाल दी कि हम छीन लेंगे। और ऐसा है, उनको जगाना कोई डिफिकल्ट भी नहीं था। आपकी कौम अत्याचार ना सहने वाली कौम है। जब जब केंद्र सरकार ने, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे कोई हो, मुगलिया सल्तनत हो, जब जब उन्होंने आप पे अत्याचार किया, आप और ज़्यादा मजबूत होकर निकले। आज अत्याचार की सीमा लांघी जा रही है, सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी बातें करके किसी को भी जगाया जा सकता है, और सोए हुए शेर को जगाना तो और ज़्यादा आसान होता है। उंगलियाँ चुभ तो उनको तो नाखून और कांटे चुभेंगे, और जब जख्म नासूर हुआ तो उनकी डिमांड बढ़ते बढ़ते खालिस्तान हो गई। बट ये डिमांड किन की थी? एक तो जो सूबा डिमांड करने में दो तरह के फ्रंट से, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट से हमेशा ही होता है। कोई भी मूवमेंट होती है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। जो मॉडरेट्स थे, दे वर सेटिस्फाइड विद द डिमांड। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कह रहे थे नहीं, हमको नहीं मिला, हमको कुछ सोचना है, मगर सोचने में दिशा नहीं मिल रही थी। देन
ऑल ऑफ ए सडन इधर से सुबह मूवमेंट अभी खत्म की इंदिरा जी ने आते ही, सरकार में आते ही, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ और नवंबर में पंजाबी सूबा बन भी गया। मात्र 8-9 महीने के 10 महीने के डिफरेंस में एक जो बहुत देर से पेंडिंग मामला था, इंदिरा जी ने उसको सॉल्व आउट किया, मगर सेटिस्फैक्ट्री वे नहीं आ पाया। और जब सेटिस्फैक्ट्री वे नहीं आया, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ ये राजस्थान में चले गए, उसका पंजाब को बहुत गुस्सा था, ये हमारे इलाके हैं। गुस्सा कहाँ तक सीमित किया जाए, क्या क्या लेके आपको दे दें, आपको फिर बाद में जयपुर भी हमारे इलाके में ही था, तो एंडलेस है। तो जल्दी ही ये मूवमेंट थोड़ी सी शांत हुई। एक्सट्रीमिस्ट जो थे अंदर ही अंदर पनप पड़े थे, उनके पास कुछ था नहीं, वो खाली यही डिमांड अगले 3-4 साल करते रहे कि हमको वो चंडीगढ़ वापस दो, हमारा पानी हमको दो, हमको बिजली पूरी चाहिए भाखड़ा की। तो डिमांड्स वर कि हमको पंजाबी सूबा पूरा नहीं दिया गया, हमको पूरी मांगे पूरी की जाए। अभी एजिटेशन उसके अगेंस्ट था, एजिटेशंस वर देयर, मगर देयर वाज नो डिमांड ऑफ खालिस्तान एट ऑल। तो एक आधा व्यक्ति कहता था, मगर बाकी जब कहते थे नहीं हमारा ही देश है। परंतु 1971 के वॉर में जब पाकिस्तान हार गया बहुत बुरी तरह, डिप्लोमेटिकली 1972 में जीतने के बाद उसने कहा कि अब इंडिया के टुकड़े हम करेंगे। इंडिया तो शराफत में मारा गया ना, उसने 90,000 प्रिजनर्स वापस कर दिए, बांग्लादेश को जीत के भी अपने में नहीं मिलाया। हम इनके अब टुकड़े करके दिखाएंगे, ये पॉलिसी हम अच्छे से यूज करेंगे। इंदिरा ने तो थोड़ी यूज की, हम अच्छे से अब यूज करके बताते हैं। तो ये जो बिफड़े हुए लोग होते हैं, इनके पास फंड्स की बड़ी शॉर्टेज आ जाती है। देखो, रोज धरने पर बैठना आसान काम नहीं है, घर पालना बहुत मुश्किल है। आपको कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए एक बैक फंडिंग चाहिए। यू नीड मनी, यू नीड फंड्स, और बिना फंड्स के कोई भी मूवमेंट अपने आप ठंडी हो जाती है। ठीक है, बीवियां ही नहीं छोड़ी, ये बहुत देर मूवमेंट कर ली, कुछ घर पे बच्चे भूखे हैं, कुछ लाओ, बंदा कहता चलो यार काम पे चले, ठीक है। परंतु पाकिस्तान ने इस एग्रेशन को ऑयल डाला, चाइना ने और अमेरिका ने और रशिया ने सभी ने सपोर्ट किया। क्योंकि अभी अभी इंदिरा जी ने जो अमेरिका की बैंड बजाई थी, तो इसके बदले बांग्लादेश नई कंट्री बनवाई है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल एग्रेशन था अमेरिका के मन में भी कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ना है। इंडिया की से लाइक अमेरिका और रशिया होने लग पड़ी है, क्या ये वर्ल्ड पावर बनेगा हमारे पैरों के नीचे से निकल के हमारे सिर पे आके बैठेगा। दैट स्ट्रेटेजी प्रोवाइडेड, फंड्स वर प्रोवाइडेड पाकिस्तान इनडायरेक्टली, ये आप हम फंड्स दे रहे हैं, आप अपने घर का पालन पोषण कीजिए, और वो फंड्स इंडिया की तरफ डायरेक्ट किए जा रहे थे। मिलिटेंट्स को एजिटेशंस दिए जा रहे थे, उनको माइंड प्रिपेयर किए जा रहे थे कि आपको कुछ करना है। ऐसा जेन्युइन है, मतलब कि मैं ये मानता हूँ ये हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है कि हम सही समय पर उनकी इच्छाओं को भांप नहीं पाए, और वो कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर उन्होंने इनपुट्स दिए भी तो हमने उनको टैकल ओवर नहीं किया, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था। क्यों मांग रहे हो? अम्बाला, चंडीगढ़, सारा स्टेट नहीं पूरी कंट्री तुम्हारी है, एरियाज जमा करो, आज़ादी मांगो, तुम आज़ाद हो। अब मतलब कि मैं बड़ा हंसता हूँ, आज़ादी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान में? उनके पास भी तो पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग पंजाब एरिया है, कंप्लीट पंजाब क्यों नहीं मांगती है? उनको सिखाया उतना गया कि ये मांगो, इंडिया से मांगना बेटा। तो फंड उनको इंडिया से मांगने के नाम पे मिलेंगे, ना कि पाकिस्तान से मांगने के नाम पे मिलेंगे। तो जो पैसा देता है आप उसको घूर नहीं सकते हो, ठीक है, उसको घुर्रा नहीं सकते हो। तो पैसा पाकिस्तान से आ रहा था, फंड्स पाकिस्तान से आ रहे थे, वेपन्स पाकिस्तान से आ रहे थे, और हल्ला शेरी पाकिस्तान से आ रही थी। हम आपकी पूरी सपोर्ट पे करें, आप चिंता नहीं करो। और गले मिलना, हौसला अफजाई, प्यार, और हमारे यहाँ पे क्या था, डेकोरम्स फॉलो किए जाते थे। मतलब कि ये पंजाब के लोग हैं ना, ये दिल से खुश कौम है। आप सोने के थाल में मतलब कि देसी घी से चिपड़े हुए बहुत ज़्यादा खाने को डेकोरम के साथ पेश करें, लीजिए ये आपका खाना है, जल्दी खाइए प्लीज़। ऐसी चीज़ें हजम नहीं होती। आप हाथ के ऊपर भी 2 मक्की की रोटियां रख के ऊपर सरसों का साग,
साथ रख दोगे तो ये प्यार से हरी मिर्ची के साथ भी खा लेंगे, हाथ पे रख के, मगर गले मिलो, प्यार दिल से उनको लगे। उनको लगता था यार जो दिल से प्यार हमको पाकिस्तान दे रहा है ना, वो इंडिया में है नहीं। इंडिया के लोग क्या धोती पहन के वहाँ पे बैठे हुए हैं सेंटर में, सुनते हैं नहीं, डेकोरम जैसे फॉलो करते हैं जैसे हम इस देश के हैं ही नहीं। फील नहीं आता था अपने देश जैसा, प्यार नहीं मिल रहा था। ये बात याद रखिए, जब तक किसी को कहीं पे जाके ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे मुझे अपना समझा जा रहा है। देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी तहाँ न जाएगी चाहे कंचन बरसे मेघ। जहाँ पे आंखों में आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, आपको देखकर किसी के मन में उमंग नहीं जाग रही है, नैनन में नेक नहीं है, आंखों से पता लगता है आप कितने प्यार से हमें बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आंखों में गर्म जोशी थी, चाहे वो एक्टिंग से हो, उनका खान पान वो फॉलो उस समय करवाते थे। हालांकि सिक्स जो हैं बड़ा शुद्ध और उनका तो खान पान एकदम अलग है। वो झटका खाते हैं, मीट भी अगर खाते हैं तो वो हलाल खाते हैं, और सिख लोग कभी हलाल को छूते नहीं। और ऐसा होने पर भी गर्मजोशी, प्यार, एक दूसरे की अंदर की जो कॉमन नेगेटिविटीज है उसको भूल जाता। पास्ट में इनके गुरुओं को सभी को मुसलमानों ने मारा है, सर हिंद में बच्चों को चिन्हवाया गया है, सब भूल गए। एक बार जो गर्मजोशी से जो गले मिल लिया ना कि यार तू मेरा भरा है, तू मेरा भरा है, जस की खाल मैं जान आ जा यार मेरे तेरे लिए। ऐसी बातों से पंजाबियों को लगा कि यार ये हैं हमारे सच्चे देश, इंडिया नहीं है। जिस दिन ये बात मन में आ गई तो फिर इंडिया अच्छा क्यों लगेगा। कोई बच्चा है, उसको कोई दोस्त मिलते हैं, ड्रग्स खिलाने वाले मिलते हैं, कहते यार तू मेरा भाई है यार, गले मिल यार, तेरे से जान आ जाए 24 घंटे जब मर्जी आवाज है। और वो कहते तुम्हारे घर वाले क्या, बेटा ये नहीं किया, बेटा ये क्या कर दिया, ये तोड़ दिया। उनके माइंड को वॉश कर दिया जाता है कि ये तेरे माँ बाप नहीं, कसाई है, तो उन्हें कहाँ से उठा के तेरे को ले आए, कोई जीन्स नहीं मिलते तेरे इनके साथ, ठीक है। और धीरे धीरे नफरत ऐसा तक पहुँच जाती है, उसको लगता है ये मेरे माँ बाप नहीं है, और वो उनको मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। और नशा बेचने वाले जो दोस्त हैं, नशा खिलाने वाले जो दोस्त हैं, वो सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। नाउ दिस चाइल्ड नीड्स ट्रीटमेंट, इसको किसी एंटी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ पे एंटी ड्रग्स दिए जाए, माइंड साफ हो, फिर कहीं जाकर क्लीनिंग आए। बड़ी देर लग जाती है इस प्रोसेस में, परंतु हम तो ठीक कर देते हैं। माँ बाप की गलती ना होते हुए होती ही है कि वो अपने बच्चे को सही समय पर सही प्यार देना भूल जाते हैं। तो पंजाब एक और नई दीमक बनकर एंटर हुआ, अग्रेसिव दीमक, प्लेन हाईजैकिंग्स, मास मर्डर्स। और बात आ गई अब कि ये स्टेट केवल पंजाबियों की है। अब जो पंजाब बनाया गया था उसमें बहुत सारे मारवाड़ी, हिंदू कम्युनिटी के लोग, और इवन की जो पंजाब स्टेट बनी हुई थी उसमें भी हिंदी स्पीकिंग लोग थे। ऐसा नहीं था कि हिंदी स्पीकिंग पीपल सारे निकाल के। अब जैसे कि डिमांड हम कहते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान बना तो भैया सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने चाहिए थे। अब पंजाबियों की डिमांड आई कि जब पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाएगी तो हमारे यहाँ एक भी हिंदी स्पीकिंग बंदा क्यों बैठा है, हमारे यहाँ सिखों के अलावा और कोई कौम क्यों रह रही है, निकलो यहाँ से। तुम्हारी स्टेट बन गई हरियाणा, निकल यहाँ से। तुम्हारी स्टेट बना दी हिमाचल, निकलो यहाँ से। धोती चोटी गंगा पार, चलो निकलो यहाँ से। हमारी को सिर्फ सिख स्टेट होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ और आवाज नहीं आनी चाहिए, घंटी नहीं बजनी चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। अब इन डिमांड्स में अगर हम देखें ध्यान से, इलेजिटिमेट है, सुनने में अच्छी लगती है। अब आज जो कई ऐसे हिंदूज भी हैं या मुसलमान से पाकिस्तान भेज देने चाहिए, बुलशिट, ठीक है। फिर तो सिख भी बिल्कुल ठीक करते कि अगर पंजाबी स्टेट बनाई है तो हिंदू बेचारे यहाँ से निकाल देने चाहिए। अब जो बेचारे रह रहे थे, जिनके पुश्तैनी घर हैं, सब कुछ हैं, और उनको मारने की बात आ गई। 1972 ऑनवर्ड्स हर दूसरे चौथे दिन कभी बसों से निकाल के मारे जा रहे थे, कभी घरों में घुस के मारे जा रहे थे, कभी उनको
ऑर्डर्स दिए जा रहे थे कि 3 दिन के अंदर अंदर मकान खाली कर दो, जिससे जाना निकल जाओ, पंजाब तो बाहर निकल जाओ, तुम कुछ नहीं कमा, आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर स्टेट छोड़ के खाली चले जाइए, ठीक है। मगर धीरे धीरे विरोधियों में कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स मिलते गए। जो ओरिजिनल विरोधी थे वो बड़े एथिकल थे, मैं मानता हूँ प्योर सिख जो है बड़ों की इज्जत, ये जरूर कहा होगा तुम हाथ जोड़ के बेनती तुम स्टेट खाली कर दो, आप हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सानू बकायदा छड्डन जावांगे, बकायदा आपको छोड़ेंगे बाहर तक, आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर ये स्टेट हमारी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द पीपल कि यार ये हम भी तो यहीं पे रहते हैं, ये भी गुरु का अनुमान है। ये कम्युनिटी एट दैट टाइम ऑफ हिंदूज वर ऑलमोस्ट 95% सहजधारी सिख्स। गुरुबानी सुनते थे, गुरु के घर जाते थे, मंदिर में भी जाते थे, और 9वें गुरु की शहादत के बाद से मैक्सिमम सिख कम्युनिटी को जितने भी बच्चे, जितने भी बंदे कन्वर्ट हुए, ये इन्हीं परिवारों से दिए गए। हर माँ अपना एक बेटा हिंदू रखती थी और एक बेटे को सिख बनाती थी। गुरु महाराज ने, 9वीं पातशाही ने हमारे लिए सीख दिया। तो सिख्स जब मीर मन्नू के टाइम पे और औरंगजेब के टाइम पे इतने ज़्यादा मारे गए, तो सिख्स कहाँ से आए? इन्हीं कम्युनिटीज़ ने उनको डेवलप किया। आज देखा जाए तो एहसान फरामोशियत कहीं ना कहीं सिखों में भी आई कि जिन्होंने माँओं ने अपने बच्चे दिए सिख कौम को, आप उनके बाकी बचे हुए भाइयों को कैसे धक्के मार के निकाल सकते हैं? उनको अपना क्यों नहीं समझा? इतना प्यार देते, इतना प्यार देते कि जो सहजधारी थे वो पूर्णधारी हो जाते। और क्या होगा? कन्वर्ट फोर्सफुली नहीं, गुरबानी तो सभी सुनते थे, गुरबानी में तो सारा एसेंस है, ठीक है, मगर एसेंस की तरफ जाया नहीं है। लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे इवैक्यूएशन प्रोसेस, घर से निकालना, और जब नेगेटिव एलिमेंट मिल गए तो रेप्स भी स्टार्ट हो गए, माँ से रेडिकेशन स्टार्ट हो गए, शराब पी के एक गली में घुसना, जितने भी हिंदू को गाना लोगों को बाहर निकाल के भून देना। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ कटिंग्स उस समय में छपी, जिसने छापी उसको भी उड़ा दिया गया। अभी कश्मीर फाइल्स बनी, मैं मानता हूँ कश्मीर फाइल्स इज जस्ट अ सिंगल % ऑफ द व्हाट हैपेंड इन पंजाब, क्योंकि उन्होंने तो पंजाब से सीखा कि भाई साहब देखो पंजाब कितना अच्छा रहा है, ठीक है, सभी लोगों को घर से बाहर निकालते थे, गोलियां मार देते थे, और पूरी स्टेट के लिए उन्होंने कहा कि हम तो आज़ादी लेंगे, हम क्यों सोए हुए हैं? कश्मीर अडॉप्टेड द पंजाब प्लान बेसिकली, ठीक है, 1989 में स्टार्ट किया उन्होंने। जब यहाँ से सब बंद होने लगा, यहाँ के नेगेटिव एलिमेंट्स को पुलिस पकड़ के रखने लगी, तो पाकिस्तान ने अपना जो फोर्स ऑफ डाइवर्जन है उसको कश्मीर पे लगा दिया कि चलो ऊपर वाले प्लान को लो, प्लान बी। जब प्लान ए फेल हो जाए तो एक पार्ट बी प्लान भी अपने पास बैकअप में होना चाहिए। बैकअप प्लान वाज कश्मीर। नाउ दैट बैकअप प्लान कार्ड वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 कि आप भी बोल दो भाई 3 दिन में सारे निकलो यहाँ से, कश्मीर को इवैक्यूएट कराओ, पंजाब तो हाथ से निकल गया, पंजाब तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। अब प्लान बी स्टार्ट किया जाए कि कश्मीर को छीना जाए। कश्मीर में तो मैक्सिमम लोग हमारे हैं, और जो बचे कुछ हिंदू हैं इनको शूट आउट करो, और कोई बात नहीं, और सेंटर में तो होम मिनिस्टर भी अब हमारा है। एवरीथिंग हैपेंड इन अ वेरी प्लान्ड वे एंड ब्यूटीफुली बीइंग थ्रैश्ड अपॉन। हमारे भारत देश के जिस्म में छोटे छोटे नासूर बनाए गए, जख्म दिए गए, उनके अंदर दीमकें भरी गई, एंड दैट वाज अ क्रूशियल वे कि IR चेंजेस द इंटरनल पॉलिटिक्स। हम इंटरनल मसलों में अगर बिजी रहेंगे तभी तो हम इंटरनेशनल रिलेशन में वीक रहेंगे। भारत बहुत पिछड़ता चला गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। SCO, आसियान, इन किसी समिट में हमारी तरफ से कोई जा ही नहीं रहा। जो जा रहे थे ऐसा था कि एक साइड पे टेबल पे जैसे पुतला बिठाया होता, ना कोई से ना कोई वर्क, लुक ईस्ट पॉलिसीज सब वीक थी, तो खास उसमें तवज्जो नहीं थी। सिंगापुर बहुत बड़े और छोटे छोटे जो डेवलपिंग नेशंस थे वो हमारे को कुछ समझते ही नहीं थे। इंडिया वाज अ डिस्टर्ब नेशन काइंड ऑफ थिंग, जो कि टेररिज्म में खुद ही झुलस रहा है, कोई वर्थ नहीं थी। पर धीरे धीरे
हमको इंटरनल सभी चीज़ों को सॉल्व करने के साथ साथ इंटरनेशनल सभी मुद्दों को सॉल्व करने के लिए एग्रेसिव होना पड़ा एंड सॉल्विंग एवरीथिंग साइड बाय साइड, नॉट टेकिंग वन सिचुएशन एट अ टाइम। यू हैव टू बी चैंपियन ऑफ ऑल द थिंग्स एट अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। यू हैव टू बी ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन अलॉन्ग विद द फास्ट बॉलिंग आल्सो, देन यू आर अ गुड बैट्समैन, ठीक है। तो इसी तरह से जब मोदी 1.0 स्टार्ट हुआ तो these things were tackled along. I can say so. These things were very well tackled in the time of Atal Bihari Vajpayee too. Government of UPA too acted very sharply in some of the manners to denounce all these effects of the Maoists and many other things. But sharpness was missing. Blunt effect was there. They did. I can't deny that in the 60 years nothing happened. Everything was going on, but very slowly and not very sharply. So finally, India made its way out by catching all the things. But still, we have not caught all the things. अभी ये सारे एरियाज इंडिया से थोड़े थोड़े कुछ समय शांत हो सकती है, हमने कुछ हो सकता है कोई अच्छी दवाई डाल दी हो, बहुत सारे बैक्टीरिया फिनिश हो गए, मगर अगर अंदर एक भी रह गया तो वो फिर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अभी एक नहीं अनेक हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कभी भी स्टार्ट हो सकती है, स्टैग्नेशन में है, ठीक है। तो वी डू नीड, इंडिया मस्ट फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन एंड मेक इट हैपन फॉर द बेस्ट ऑफ द नेशंस। थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप सभी